कभी सोचा है कि कोई भाषा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की धड़कन कैसे बन जाती है? हिंदी साहित्य असल में ठीक यही है। ये कोई किताबों का ढेर नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी कहानियों की एक जीती जागती नदी है। तो आज आइए हम सब मिलकर इस नदी में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें हमारे इतिहास, समाज और खुद हमारे बारे में क्या बताती है। और यही सवाल आज के हमारे इस सफर का गाइड बनने वाला है। हम सिर्फ कविताएं और कहानियां नहीं देखने वाले, नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे साहित्य ने भारत के बदलते समाज, इसकी राजनीति और विचारों को एक आकार दिया और फिर कैसे समाज ने पलटकर साहित्य को ही बदल दिया। ये एक दो तरफा रिश्ता है। हमारी ये यात्रा इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम कहानियों की एक पूरी सहस्त्राब्दी से शुरू करेंगे, फिर नायकों और रहस्यवादियों से मिलेंगे, भक्ति के उस सुनहरे दौर को देखेंगे, दरबार की कविता और शक्ति के खेल को समझेंगे, आधुनिक क्रांति के गवाह बनेंगे और आखिर में आज की नई आवाज़ों तक पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतने विशाल इतिहास को समझने के लिए एक रोड मैप तो चाहिए, है ना? हम महान विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिए गए नक्शे का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य को इन 4 बड़े युगों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये हमें 1000 साल के इस सफर का एक साफ रास्ता दिखाता है। सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हिंदी हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी आज हम बोलते या लिखते हैं। ये एक नदी की तरह है जो समय के साथ लगातार विकसित हुई है। इसकी शुरुआत होती है अपभ्रंश नाम के भाषा से, जिसे हम एक तरह से पुरानी हिंदी कह सकते हैं, और यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये हमारी पूरी यात्रा का सार है। जरा देखिए कि कैसे साहित्य का मिजाज बदल रहा है। हम आदिकाल की वीर गाथाओं से शुरू करते हैं, फिर भक्ति काल के भजनों तक पहुंचते हैं, उसके बाद रीति काल की दरबारी शायरी आती है और आखिर में आधुनिक काल का गद्य और समाज का सच्चा आईना। चलिए अब एक एक करके इन्हें करीब से देखते हैं। हमारा पहला पड़ाव है आदिकाल, एक ऐसा युग जिसमें 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थी। एक तरफ राजाओं, उनकी लड़ाइयों और उनकी शान की कहानियां थी, तो दूसरी तरफ संतों और योगियों की रहस्यमयी बातें जो दुनिया से परे थी। तो एक तरफ थे सिद्ध और नाथ योगी जो गुफाओं में बैठकर मन के अंदर के रहस्यों को खोज रहे थे, और दूसरी तरफ थे दरबारी कवि जो तलवारों की खनक और राजाओं की वीरता पर बड़े बड़े महाकाव्य लिख रहे थे। यानी एक कविता भीतर की दुनिया की थी और दूसरी बाहर की दुनिया की। और उस दरबारी कविता का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण है पृथ्वीराज रासो। ये एक जबरदस्त महाकाव्य है जिसमें वीरता है, प्रेम है, धोखा है, सब कुछ है। ये हमारी संस्कृति में इतनी गहराई तक बसा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच है? और ये है वो मशहूर दोहा जिसे कहते हैं कि चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज को सुनाया था। इन्हीं शब्दों से उस अंधे राजा को अपने दुश्मन की सही जगह का पता चला और उन्होंने तीर चला दिया। ये पंक्तियां आज भी बहादुरी का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन क्या ये कहानी इतिहास की कसौटी पर खरी उतरती है? यहीं पर साहित्य और इतिहास का टकराव होता है। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि सुल्तान गोरी पृथ्वीराज की मृत्यु के कई साल बाद तक जिंदा रहा। तो रासो इतिहास नहीं है, लेकिन शायद ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये हमें उस समय के आदर्शों, वीरता की कल्पना और मूल्यों के बारे में बताता है। ये ऐतिहासिक सच ना होते हुए भी एक सांस्कृतिक सच जरूर है। तो अब हम राजाओं के दरबार से निकलकर सीधे आम लोगों के बीच पहुंचते हैं। ये है भक्ति काल, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। इस दौर में साहित्य महलों से निकलकर गलियों, मंदिरों और खेतों तक आ गया और ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति बन गया। इस आंदोलन की 2 मेन धाराएं थीं, निर्गुण और सगुण। इसको ऐसे समझिए, निर्गुण धारा के कवि मानते थे कि भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, वो एक निराकार शक्ति है। वहीं सगुण धारा के कवि भगवान को राम और कृष्ण जैसे अवतारों में देखते थे और उनकी कहानियां गाते थे। और निर्गुण धारा की सबसे बुलंद, सबसे विद्रोही आवाज थे कबीर, जब उन्होंने कहा,
ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद। तो ये उस समय के लिए एक धमाका था। उन्होंने सीधे सीधे धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड पर हमला किया और कहा कि भगवान को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो तो आपके अंदर ही हैं। दूसरी तरफ सगुण धारा में तुलसीदास ने तो जैसे एक क्रांति ही कर दी। राम की कहानी तब तक सिर्फ संस्कृत में थी, जिसे सिर्फ विद्वान ही पढ़ और समझ सकते थे। तुलसीदास ने इसे आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा और रामचरितमानस के रूप में घर घर तक पहुंचा दिया। उन्होंने ज्ञान को कुछ खास लोगों के चंगुल से आजाद कर दिया। भक्ति काल की उस बड़ी क्रांति के बाद साहित्य का पेंडुलम एक बार फिर से दरबारों की तरफ घूम गया। अब हम रीति काल में आ गए हैं, जहां कविता फिर से आम आदमी से थोड़ी दूर राजाओं और नवाबों के मनोरंजन का जरिया बन गई। इस युग को समझने के लिए 2 शब्द काफी हैं। रीति, जिसका मतलब है लिखने की कला और उसके नियम, और श्रृंगार यानी प्रेम और सौंदर्य का रस। कविता अब भगवान के लिए नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं, प्रेम और खूबसूरती के लिए लिखी जा रही थी। लेकिन ये सिर्फ प्रेम और रोमांस की शायरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की राजनीति थी। ये कविता मुगल और राजपूत दरबारों के बीच कल्चरल डिप्लोमेसी की भाषा थी। एक अच्छी कविता लिखकर कोई कवि अपने राजा को दूसरे राजा से ज्यादा शक्तिशाली और कल्चर्ड साबित कर सकता था। ये शब्दों का शक्ति प्रदर्शन था। और इस कला के जो सबसे बड़े मास्टर थे वो थे बिहारी। उनके लिए कहा जाता था कि वे गागर में सागर भर देते थे। सोचकर देखिए, सिर्फ 2 छोटी छोटी पंक्तियों में वो एक पूरी कहानी, एक पूरी भावना को इस तरह समेट देते थे कि उसकी गहराई पर लोग हैरान रह जाते थे। और अब आता है सबसे बड़ा बदलाव, एक साहित्यिक भूचाल, आधुनिक काल। प्रिंटिंग प्रेस, अंग्रेजी राज और पश्चिम से आते नए नए विचारों ने हिंदी साहित्य की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो कुछ भी पहले था, अब वो बदलने वाला था। इस युग में आप समझिए कि 3 बड़ी क्रांतियां एक साथ हुईं। पहली, कविता की जगह अब गद्य यानी उपन्यास, कहानी और निबंधों ने ले ली। दूसरी, ब्रज भाषा जैसी कई बोलियों की जगह एक स्टैंडर्ड हिंदी यानी खड़ी बोली ने ले ली। और तीसरी, धर्म और दरबार की जगह अब साहित्य में आम आदमी की समस्याएं, देश प्रेम और समाज सुधार की बातें होने लगीं। इसी दौर में एक बहुत बड़ा और थोड़ा विवादास्पद बदलाव हुआ, हिंदी और उर्दू का बंटवारा। ये दोनों भाषाएं एक ही जड़ से निकली थीं, लेकिन अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में एक पॉलिसी के तहत इन्हें अलग अलग दिशाओं में विकसित किया। एक को संस्कृत के शब्दों से भरा गया तो दूसरी को फारसी के। ये बांटो और राज करो की नीति का एक भाषाई उदाहरण था, जिसका असर आज भी महसूस होता है। और इस नए युग को आकार दिया इन 3 महान स्तंभों ने। पहले, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। दूसरे, मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने अपनी कहानियों से गांव और गरीबों की आवाज को साहित्य में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और तीसरे, छायावादी कवि, जिन्होंने कविता को एक नई, रहस्यमयी और व्यक्तिगत गहराई दी। और अब हम आते हैं आज़ादी के बाद के भारत में, एक ऐसा देश जो अपनी नई पहचान बना रहा था। साहित्य ने भी इस उथल पुथल को दिखाया और अब नई आवाज़ों और नई दिशाओं की तलाश शुरू हुई। आज़ादी के बाद भारत की कोई एक बड़ी कहानी कहने की बजाय साहित्य ने उन लोगों की कहानियां कहनी शुरू की जिनकी आवाज़ अब तक अनसुनी थी। बंटवारे का दर्द, महिलाओं के संघर्ष और दलितों का विद्रोह, ये सब साहित्य के नए और बहुत ज़रूरी विषय बन गए। साहित्य अब सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक हथियार भी बन गया। तो ये था हमारा 1000 साल का सफर, अपभ्रंश से लेकर आज के ब्लॉग्स और सोशल मीडिया तक। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है, इस डिजिटल युग में हिंदी साहित्य का अगला अध्याय क्या होगा? आज कौन सी कहानियां हैं जिन्हें सुनाया जाना सबसे जरूरी है? ये कहानी अब हम सबके हाथों में है। हमें कमेंट्स में बताइए कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं।